हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है। अच्छे हैं। चलिए ठीक है, अच्छे रहिए आप लोग और पढ़ाई करते रहिए। तो हाँ, आज का वीडियो हमारा कुछ अलग यूनिक में है। जैसे इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए व्यापारिक संगठन लेके चल रहे थे, तो व्यापारिक संगठन का काफ़ी वीडियो हो गया, तो थोड़ा उसको मैं ब्रेक दे रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, जिसे मनी एंड बैंकिंग कहा जाता है, तो मनी एंड बैंकिंग का पहले मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप देखिएगा। फिर अगला वीडियो, आज 7वां वीडियो उसका पड़ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिकोषण के तत्व। क्या कहा जाता है? अधिकोषण के तत्व। यह आज का 7वां लेक्चर है। तो अब मनी एंड बैंकिंग का कुछ जानेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी 12th का वीडियो बन रहा है वह 2021 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स के पास होंगे। आज का इसमें चैप्टर है हमारा भारत में बैंकिंग संकट। चैप्टर क्या है हमारा? भारत में बैंकिंग संकट। यह हमारा क्या है चैप्टर, मतलब बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, माने भारत में बैंकिंग संकट के बारे में आपको पूरा चर्चा करना। प्रश्न है कि बैंकिंग संकट होता क्या है। सबसे पहले यह शुरू करते हैं, तब उसके बाद भारत में बैंकिंग संकट के विषय में जानकारी हम लेंगे। बैंकिंग संकट किसे कहा जाता है? बैंकिंग संकट हटा दीजिए, पहले बताइए संकट क्या होता है। संकट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी दिक्कत या कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो संकट कहलाता है, समस्या कहलाता है। ठीक उसी तरह बैंकों के ऊपर भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, ठीक ना। अब कैसी समस्या, ये जानिए। जब बैंकों पर से, ध्यान से समझिएगा, जब बैंकों पर से हमारा आपका अर्थात जनता का विश्वास उठ जाता है, या ऐसे समझिए भारत में बहुत सारे बैंक हैं, किसी एक बैंक से किसी एक बैंक से हमारा या जनता का विश्वास उठ जाता है, जिसके कारण लोग उस बैंक से अपना पैसा जल्दी जल्दी निकालने लगते हैं, तो वह बैंक क्या होता है? बैंक की स्थिति खराब होने लगती है, अर्थात उस बैंक के ऊपर संकट मंडराने लगता है। और एक समय आता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है, तो वह सारा लोग पैसा निकाल लेते हैं, तो बैंक फेल हो जाता है। और उसी बैंक की देखा देखी अन्य बैंकों पर भी वही प्रभाव पड़ता है, तो इससे इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बैंकिंग संकट कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब बैंकों पर से जनता का विश्वास किसी भी कारणवश उठ जाता है, विश्वास नहीं रहता, जिससे जनता अपना पैसा बैंकों से फटाफट निकालना शुरू कर देती है और वह बैंक धीरे धीरे फेल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बैंकिंग संकट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको एक शब्द में हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक शब्द में हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? किसी कारणवश, परिभाषा लिखना होगा, किसी कारणवश बैंकों पर जनता का विश्वास उठ जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण बैंक फेल होने लगते हैं, उसे बैंकिंग संकट कहा जाता है। उसे बैंकिंग संकट कहा जाता है। ठीक है, यह एक लाइन में आपका डेफिनेशन। प्रश्न यह है अब कि भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न कब हुआ। टॉपिक हमारा क्या है? भारत में बैंकिंग संकट। भारत में बैंकिंग संकट। भारत में बैंकिंग संकट 3 बार उत्पन्न हुआ। भारत में बैंकिंग संकट 3 बार उत्पन्न हुआ। ठीक है, चाप ले लें। भारत में बैंकिंग संकट हमारा 3 बार उत्पन्न हुआ। अब यह जानिए कब कब उत्पन्न हुआ। फर्स्ट टाइम, प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 1917 के मध्य। ठीक है, द्वितीय बैंकिंग संकट 1922 से 1929 और थोड़ा बहुत 36 में भी। तृतीय बैंकिंग संकट 1939 से 1946 के। ये 3 स्टेप में बैंकिंग संकट भारत में उत्पन्न हुआ। अब यहां समझिएगा, भारत में बैंकिंग संकट आज तक 3 बार हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। 3 बार में पहला जो है 1913 से 1917। यह किस कारण से हुआ यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसी समय में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण हमारा प्रथम बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1913 से 1917, 18-19 तक चला था, लेकिन इस समय गंभीर स्थिति में चला था। तो प्रथम बैंकिंग संकट इस समय उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? इस समय देश में पैसे का शॉर्टेज हो गया। समझिएगा, इस समय देश में जब 1913-17 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय देश में पैसे का शॉर्टेज हो गया, कमी हो गया। तो उस समय देश की सरकार और बैंकों ने मिलकर ये कहा कि आम जनता अपना पैसा जमा हमारे बैंक में करे और इस पैसे पर हम ज्यादा ऊंची ब्याज दर देंगे, अर्थात 10% देते तो 15% देंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब हम अधिक ब्याज देंगे पहले की तुलना। जिसके कारण लोगों ने यह सोचा कि भाई ऐसे ही युद्ध चल रहा है और पता नहीं आगे क्या होगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब अधिक ब्याज दर बैंक देने लगे तो पता नहीं लोगों के मन में क्या उत्पन्न हुआ कि उन बैंकों पर से जनता का विश्वास ही उठ गया, जिसके कारण लोग क्या करें, उस बैंक से पैसा अपना फटाफट कहे कि हमको ब्याज नहीं चाहिए, भाई खाने के यहाँ दिक्कत है, हम पैसा क्यों जमा करें, हम अपना ही पैसा चल रहा है निकाल लें। लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इतना पैसा अपना निकाल लिए कि बैंकों की स्थिति खराब हो गई। अब उसके पास बैंक के पास पैसा ही नहीं था। अब क्या करें, बैंकों की हालत खराब, और जब बैंक की हालत खराब तो धीरे धीरे बैंक क्या होने लगे, असफल होने लगे। तो इसी कारणवश प्रथम बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ। जब पहली बार बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ तो कुल 87 बैंक फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए।
फेल हो गए का मतलब बंद हो गए। पहली बार बैंकिंग संकट जब उत्पन्न हुआ तो उस समय 87 बैंक फेल हो गए। कंफर्म। अब प्रश्न आता है कि द्वितीय बैंकिंग संकट हमारा कब उत्पन्न हुआ। द्वितीय बैंकिंग संकट 1922 से 1929, यह चूंकि एक बार में नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके यहां तक हुआ। 1922 से 1929, थोड़ा बहुत उधर 36 में भी था, लेकिन यह कंटिन्यू नहीं हुआ, थोड़ा अल्टरनेट करके हुआ। ठीक ना। द्वितीय बैंकिंग संकट आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न हुआ। आर्थिक मंदी के मतलब समझ रहे हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय काफी तबाही हो गई थी, अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी, जिसके कारण देश में आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई। क्या हुआ? आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, अर्थव्यवस्था हमारी गिर गई, विकास दर गिर गया, जिसके कारण दूसरा बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछता भी है, प्रथम क्या नाम है बैंकिंग संकट किस कारण उत्पन्न हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ। द्वितीय बैंकिंग संकट किस कारण उत्पन्न हुआ? तो आप लिखेंगे आर्थिक मंदी के कारण हुआ। किसके कारण? आर्थिक मंदी के कारण। जब आर्थिक मंदी हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंकों में पैसा रखना बेकार हो गया। हम क्यों बैंकों में पैसा रखें? सरकार ब्याजें नहीं दे रही है, कहाँ से देगी? सब तो खत्म हो गया है, बहुत अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है, ब्याज दर कम हो गया। लोग कहे कि अपने पास घर पर रहना या किसी व्यवसाय में लगाना पैसा ठीक है, लेकिन बैंक में पैसा रखना ठीक नहीं। तो इस आर्थिक मंदी के कारण भी उस समय भी काफी बैंक फेल हो गए। जब बैंक में पैसा ही लोग नहीं जमा करेंगे तो बैंक कहाँ से चलेगा? बैंक तभी चलता है जब उसमें हम पैसा जमा करते हैं। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग पैसा जमा करते हैं। तो इस तरह जब आर्थिक मंदी के कारण द्वितीय बैंकिंग संकट हुआ तो उस समय 481 बैंक क्या हो गए? फेल। ध्यान दीजिएगा, इतने बैंक फेल हो गए। अब प्रश्न आता है कि तीसरा बैंकिंग संकट तीसरा बैंकिंग संकट क्यों हुआ? तीसरा बैंकिंग संकट में 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो एक आर्थिक मंदी, क्योंकि इसी का भाग है जैसे इसी के बाद हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। ये किस कारण से हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दूसरा, उसी समय देश आजाद हो रही थी, तो देश भर में पूरा जगह जगह आंदोलन छिड़ गया था। लोग अपना जान बचाने और देश आजाद करने, ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने, भाग लेने, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अपना पैसा अपने ही पास लोग सुरक्षित रखना चाहते थे। इस कारण से भी तृतीय बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ। जब तृतीय बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 484 बैंक, कितना? 484 बैंक क्या हो गए? फेल हो गए। माने बंद हो गए। इस तरह भारत में बैंकिंग संकट कितनी बार हुआ? 3 बार। तीनों बार के मुख्य तीनों कारण अलग अलग हैं और तीनों बार अलग अलग टाइप के बैंक बंद हुए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग। इस चैप्टर का ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकिंग संकट, जो ये हमारा चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक टॉपिक और बचा हुआ, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या है? भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के क्या कारण थे। ये हमारा टॉपिक है, भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के कारण।
ठीक है, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के क्या कारण है, समझाइए। ये नोट कर लीजिएगा, ये तो पूरा इसका प्रोसेस मैं बताया था। देखिए, इसके उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण। आज के जो बैंक चल रहे हैं काफी नियम कानून रूल रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, लेकिन पहले जो बैंक चलते थे उनके पास ज्यादा रूल नहीं था, नियम कानून था, यहाँ तक कि भारतीय रूल भी नहीं था, क्योंकि सब अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज के अधीन थे और उन्हीं के दिशा निर्देश से चलाते थे। उसमें कुछ थोड़ा बहुत भारतीयों का भी सहयोग था। कुछ बैंक तो ऐसे भी थे जो पूर्ण रूप से विदेशी थे, कुछ बैंक ऐसे थे जो भारतीय थे। तो भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने का पहला क्या कारण था? पहला कारण था बैंकिंग सिद्धांतों का पालन न होने के कारण, न होना। बैंकिंग संकट इसलिए उत्पन्न हुआ कि जो भी बैंक थे वह बैंकिंग रूल या एक्ट होता है उसका पालन सही ढंग से नहीं करते थे, जिसके कारण उस पर विश्वास जनता का नहीं होता था और इसी कारण उसमें वो बैंकिंग संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है। दूसरा, योग्य संचालकों का अभाव। योग्य संचालकों का अभाव। योग्य संचालक का अभाव का मतलब है कि जो भी बैंक चलाता था, आज के तो बैंक गवर्नमेंट चला रही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, लेकिन सारे रूल गवर्नमेंट के लागू होते हैं। तो उस समय जो बैंक थे तो उसमें योग्य संचालकों का अभाव था। योग्य संचालक माने जो बैंक को चलाने वाले हैं योग्य नहीं होते थे। जो ही पूंजीपति है वही अपना बैंक खोल दिया चलाता था, ऐसा था। अब पैसा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत वो अच्छा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत जानकारी वाला व्यक्ति, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अर्थात पैसा अलग चीज है और उसका सही ढंग से डायरेक्शन करना अलग चीज है। तो उस समय योग्य संचालकों का क्या था? अभाव था। ठीक है। अगला 3 नंबर, पूंजी का अभाव था। पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव का मतलब है कि पहले जो बैंक चलते थे उनके पास बहुत ही सीमित मात्रा में थोड़ा सा पैसा था, उसी से बैंक शुरू हो जाता था। आज जबकि ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है जब तक अपने पास एथोराइज कैपिटल, इशूज कैपिटल ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा, अधिक नहीं रहेगा, तो हम दूसरे के भरोसे बैंक कैसे चलाएंगे? मानते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे कस्टमर, सारे ग्राहक बैंक से अपना पैसा निकाल लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बंद हो जाए। इसका मतलब ये कि उसके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इतनी पूंजी होनी चाहिए कि उसको कुछ समय तक रोका जा सके। तो उस समय पूंजी के अभाव होने के कारण क्या हो गया? बैंक असफल हो। अगला है 4 नंबर, बैंकों में छल कपट पूर्ण नीति। उस समय था कि बैंकों में छल कपट की नीति अपनाई जाती थी। छल कपट की नीति का मतलब है, साहब हैं, चलिए ठीक है, एकदम फटाफट काम हो जाता था। कोई मजदूर है, गरीब है, उधर खड़ा रहो, बाद में काम होगा, ठीक ना। नहीं पढ़ा लिखा है, उसको ठग लो, उसके खाते से ज्यादा पैसा निकाल लो, सिग्नेचर कहीं करा लो। ऐसे छल कपट की नीतियां अपनाई जाती थी पहले। लेकिन जबकि आज ऐसा नहीं है, आज इस तरह की स्थिति, सिचुएशन नहीं है। तो बैंकों में छल कपट पूर्ण नीति होने के कारण भी बैंक क्या हो गया? असफल हो गया। अगला है केंद्रीय बैंकों का अभाव। केंद्रीय बैंकों का अभाव। केंद्रीय बैंकों का अभाव का मतलब है कि उस समय, जब पहले के समय में देश का कोई केंद्रीय बैंक नहीं था। जैसे आज का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो देश के समस्त बैंकों पर नियंत्रण करता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? 1935 में हुआ। 1935 के पहले भी तो बैंक चलते थे,
उन बैंकों को कंट्रोल करने का कोई केंद्रीय बैंक नहीं बना था, सब बैंक अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। तो इसके अभाव के कारण भी क्या हो गया, बैंक असफल हो गया, क्योंकि जब तक ऊपर का कोई प्रेशर नहीं रहेगा तब तक कोई नीचे वाला सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो केंद्रीय बैंकों के अभाव होने के कारण भी बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ, अर्थात बैंक फेल हो गया। अगला है सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। मतलब पहले जो भी सरकारें थी, भले वो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि पहले देश गुलाम था तो 1947 के पहले वही सब थे। तो सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो भी गवर्नमेंट थी, उनका उस बैंकों पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, क्योंकि वही सब बैंक चलाते थे। और यदि छल कपट या कुछ कैसा कर दिए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, काफ़ी अत्याचार भी करते थे। तो सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं था, सरकार उस पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाती थी, इस कारण भी बैंक असफल हमारे हो गए। ठीक ना। समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव। समुचित बैंकिंग अधिनियम का मतलब होता है कि देश में जैसे इस समय है प्रेजेंट टाइम में बैंकिंग अधिनियम 1949 लागू, उसी अधिनियम के अंतर्गत सारे बैंक संचालित किए जाते हैं। लेकिन 1949 से पहले कोई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं बना था। जब कोई नियम कानून नहीं रहेगा तो बैंक क्या होंगे, असफल होंगे, घोटाला होगा, धोखेबाजी होगी, सट्टेबाजी होगी, दुनिया भर की चीजें होंगी, जिसके कारण बैंक क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अगला लास्ट, दोषपूर्ण विनियोग नीति। अर्थात जो भी पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं उन इन्वेस्ट का दोषपूर्ण नीति का प्रयोग किया जाता था। मतलब कह दिया गया कि 2 साल पे ही निकालना है तो 2 ही साल पे निकलेगा, 1 साल बाद पैसा दिया जाएगा तो 1 ही साल बाद दिया, 5 साल बाद है तो 5 साल बाद। ऐसा नहीं कि हम किसी कस्टमर को बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो वो आसानी से हम निकाल सके, भले कम ही ब्याज दर में। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज भले 5-10 साल के लिए फिक्स कर दिया है पैसा, लेकिन आज जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं अपना पैसा, आपका पूरा अधिकार है। तो दोषपूर्ण विनियोग नीति होने के कारण भी बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ। तो इस तरह आज के लेक्चर में केवल मैं बताया हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है। और आपके इस चैप्टर में जो पढ़ना है, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे 4 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का। क्या पढ़े आज कि बैंकिंग संकट क्या है, भारत में बैंकिंग संकट कब कब उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, और भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के क्या कारण है। इस तरह इस वीडियो को कायदे से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स करते जाइएगा। केवल आप लोग देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो समझिए इंटरमीडिएट 12 अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो उन्हें मिल सके। तो इसी के साथ फिर कल मिलते हैं।